पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह शहर था। तो आपको बताना कि पांड्य साम्राज्य का कौन सा शहर बंदरगाह शहर था। तो इसका जवाब हो जाएगा कोरकाई, ऑप्शन बी कोरकाई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश का संस्थापक थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के लेखक हैं। तो महाभाष्य के लेखक कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन बी पतंजलि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो वह था गोपाल, ऑप्शन सी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपराजित वर्मन, ऑप्शन ए अपराजित वर्मन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रविकृति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो रविकृति किस वंश के शासक के दरबारी कवि हुए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा चालुक्य, ऑप्शन डी चालुक्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कन्नौज राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो कन्नौज राजवंश के संस्थापक कौन हुए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा वासुदेव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था। तो अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा था। तो इसका जवाब हो जाएगा कन्नड़ भाषा में लिखा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाल वंश के किस राजा ने इंद्र युद्ध को हराकर चंद्र युद्ध को कन्नौज का राजा यानी कि कन्नौज का शासक बनाया था। तो किस राजा ने बनाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मपाल ने इंद्र युद्ध को हराकर चंद्र युद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया था। और धर्मपाल पाल वंश के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था। तो किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था। तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य में, ऑप्शन ए मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो देख सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्म पानी बोधिसत्व नाम की पेंटिंग मिली है। तो किस गुफा में मिली है। तो यह मिली है अजंता गुफा संख्या 1 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो इसका जवाब हो जाएगा मामलुक वंश, जिसको गुलाम वंश के भी नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश कोई भी दिया हुआ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मामलुक वंश दिया गया है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था, लेकिन कहाँ से आया था। तो वह मोरक्को से आया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोरक्को से आया था। अगर सवाल में पूछा जाता है कि मोरक्को कहाँ स्थित है तो मोरक्को अफ्रीका में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक था, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द खालिस्तान से जुड़ा था। तो उलेमा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद के लिए उलेमा शब्द का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तबकात ए नासिरी द्वारा लिखा गया था। तो तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी मिन्हाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से पहले कौन सा ऐसा शासक हुआ जो कि दिल्ली पर शासन किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा अनंग पाल ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक हुआ जो कि इक्ता कर को समाप्त कर दिया। तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार बनाए थे, अलग अलग वस्तुओं के लिए 3 बाजार बनाए थे और जिसके तहत कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार बनाए थे, उनमें से कपड़ा बाजार भी था। तो उस कपड़ा बाजार को क्या कहते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सराय अदल। कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास सबसे पहले 1356 में लिखा था, लेकिन वही दूसरा संस्करण कितने वर्षों बाद लिखा था। तो कितने वर्षों बाद लिखा गया था ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 वर्षों बाद फिर उन्होंने अपना संस्करण लिखा था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारिक ए मुबारक शाही जो कि दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का वृत्तांत है, इसके लेखक कौन थे। शॉर्टकट में बोले तो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याह्या बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा हुसैन शाह जो कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी। तो शॉर्ट में बोले तो दोहरे गुंबद विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा लोधी वंश के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोधी वंश। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 322 BC यानी कि ईसा पूर्व पहले, यानी कि कह सकते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले किया था, क्योंकि उससे पहले ईसा पूर्व चलता था, अभी फिलहाल ईसवी चल रहा है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया था। तो इसका जवाब हो जाएगा नंद वंश को। और उस समय कौन राजा था। तो उस समय राजा था नंद वंश का राजा कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा धनानंद। तो आपको याद रखना है कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नंद वंश को हराया था, और नंद वंश में किसको हराया था। तो धनानंद को हराया था। तो आपको याद रखना है धनानंद को हराया था। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नंद वंश को हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनानी लेखक जो कि जस्टिन किसे सेंड्रोकोटस कहा था। तो यूनानी लेखक जो कि जस्टिन था उसने किसको सेंड्रोकोटस कहा था। तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंड्रोकोटस का जो रूप था चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचान दिलाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स ने। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर बदलाव कर दिया जाता है और क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने दिलाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
जैन धर्म की भी दीक्षा ली थी, तो किस जैन मुनि से दीक्षा ली थी ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा भद्रबाहु से लिया था। ऑप्शन ए भद्रबाहु से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो इसका जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके अलावा आपको बता दूं कि मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था और वह राजा सेल्यूकस निकेटर एक का राजदूत कहा जाता है, उसका राजदूत था। और राजा सेल्यूकस निकेटर जो कि एक यूनानी राजा था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था ये पूछा गया है। तो उससे पहले बता दूं कि आखिर कलिंग युद्ध क्यों फेमस है। तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक कौन थे, तो सम्राट अशोक आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। तो यह इनके पोता थे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा सम्राट अशोक ने सिंहासन पर कब बैठा था। तो सम्राट अशोक सिंहासन पर आपका ये बैठे थे 269 BC में, यानी कि 269 ईसा पूर्व में। इसके अलावा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, 261 BC में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। और इंडिका में क्या उल्लेख है, तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और भारतीय समाज के बारे में उल्लेख है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है। तो मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक इंडिका को लिखा गया था, लेकिन भारतीय समाज के कितने वर्गों के बारे में उल्लेख किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 7 वर्गों के बारे में उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ग थे, तो ये भी बता देता हूँ। तो पहला नंबर में आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वर्ग थे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्षत्रिय वर्ग भी थे। इसके अलावा आ जाता है वैश्य वर्ग थे। उसके अलावा क्षूद्र वर्ग। उसके बाद थे कारीगर थे, किसान थे और शिकारी थे। तो यहाँ पर 7 ऐसे यहाँ पर वर्ग थे जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेख मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कारीगर, किसान और शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखा दत्त है। और विशाखा दत्त ने भी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। तो कौन सा ऐसा मौर्य शासक था जिसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार को। इसके अलावा ये भी सवाल में पूछा जाता है कि बिंदुसार कौन है। तो बिंदुसार कौन था, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो आपको ये याद रखना है, और मौर्य वंश का दूसरा शासक था। तो ऐसे में आपको बिंदुसार को भी याद रखना है। इसके अलावा बिंदुसार को यहाँ पर अमित्रघात कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला है। इसके अलावा इसका और भी नाम है, जैसे कि सी सेन, इसके अलावा भद्रसार। तो इन नामों से भी जाना जाता है, तो इन नामों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। तो किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था, तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया था, ऑप्शन ए। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो लुम्बिनी वर्तमान में अभी नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था सुधोधन। तो आपको याद रखना है सुधोधन। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो पिता सुधोधन थे वह शाक्य वंश के नेता थे। तो आपको याद रखना है शाक्य वंश के नेता थे उनके पिता। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था महामाया।
शायद आप सभी को मालूम नहीं होगा कि गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, महामाया की मृत्यु हो जाती है। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन करता है? तो उसकी मौसी करती है। तो उसकी मौसी का नाम क्या रहता है? तो उसकी मौसी का नाम रहता है प्रजापति गौतमी। तो आपको ये नाम को याद रखना है। प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का लालन पालन किया जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसका बचपन का नाम था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन बी कुशीनगर में। तो यहाँ पर वर्ड देख सकते हैं महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दो कि बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसी को यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके अलावा कुशीनगर कहाँ पर स्थित है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। वाराणसी के पास स्थित है। इसके अलावा प्रथम उपदेश उन्होंने किसे दिया था? तो उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो आपको याद रखना है 5 ब्राह्मणों को दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गृह त्याग को कहा जाता है। यानी कि घर को त्याग देना, घर से दूर चले जाना और घर वापस नहीं जाना, तो गृह त्याग उसको कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध किस राजा के समय तक भगवान के पद पर आसीन थे? यानी कि गौतम बुद्ध को किस राजा के समय भगवान की उपलब्धि प्राप्त हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन बी कनिष्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन बी बोध गया में। और बोध गया अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, तो उसी के नीचे हुआ था। और उस पीपल के वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में। ऑप्शन ए श्रावस्ती में। इसके अलावा श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो यह कौशल देश की राजधानी है। कौशल देश की राजधानी है। इसके अलावा श्रावस्ती में उन्होंने 21 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया था। गौतम बुद्ध ने 21 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था। और गौतम बुद्ध उस स्थान पर रहकर अपने अनुयायी और शिष्य बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में दिया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम गुरु का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आलार कलम, जो कि प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध के यहाँ पर 2 गुरु थे। तो पहला गुरु का नाम था यहाँ पर आलार कलम, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो जो बौद्ध साहित्य है उसको पाली भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन बी पाली भाषा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बौद्ध साहित्य जिसमें त्रिपिटक शामिल है, त्रिपिटक शामिल है। और त्रिपिटक में 3 यहाँ पर पिटक आते हैं। तो कौन कौन से पिटक आते हैं?
तो इसका जवाब हो जाएगा विनय। विनय पिटक आता है, इसके अलावा श्रुत पिटक आता है, और इसके बाद फिर अभिधम पिटक आता है। अभिधम पिटक। तो आपको इन 3 पिटकों को याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पर बनाया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन सी बोध गया में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो महाबोधि मंदिर है वो बोध गया में क्यों बनाया गया है। तो यहीं पर यानी कि बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यही कारण है कि यहाँ पर महाबोधि मंदिर को बनाया गया है, क्योंकि जो बोधि वृक्ष है, तो आपको याद रखना कि बोधि वृक्ष कहाँ पर है, तो बोध गया में है। और महाबोधि, तो यहाँ पर वर्ड यहाँ पर सेम मिल रहा है, बोधि वृक्ष और महाबोधि, तो बोध गया में दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसको कि आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को आलमगीर नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी। इसके अलावा औरंगजेब को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि उन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है। विश्व विजेता भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो आपको इन नामों को याद रखना है कि उन्हें विश्व विजेता या फिर जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर का मतलब होता है जीवित संत। तो इन नामों से औरंगजेब को जाना जाता है। इसके अलावा औरंगजेब का पिता का नाम क्या था। तो उसके पिता का नाम था शाहजहां। शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1526 ईस्वी में खाली स्थान ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था। तो यह इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ पर बाबर की विजय हो जाती है, जिससे कि बाबर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और मुगल वंश का नींव भी रखता है। मुगल वंश का नींव कब रखा गया था, तो पूछा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था। तो अकबर का पिता का नाम क्या था। तो उसका पिता का नाम था हुमायूं। हुमायूं उसके पिता का नाम था। और हुमायूं और उसकी बीबी जब शेरशाह सूरी से बचकर भाग रहे होते हैं, तो वह एक राजा के यहाँ आश्रय लेते हैं। तो उस राजा का नाम था वीरसाल। राजा वीरसाल, जो कि उनको आश्रय देते हैं। और जो राजा वीरसाल थे वह अमरकोट के राजा थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो कौन सा युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तुलगुमा नीति का प्रयोग किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सर थॉमस रो किस देश का राजा का राजदूत था। तो वह किस देश का राजा का राजदूत था। तो वह था इंग्लैंड का। ऑप्शन ए इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह कब तक रहा था। तो यह 1857 ईस्वी तक रहा था। और जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तब उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है, रंगून जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो आपको मालूम होगा कि अकबर ने गुजरात को जीत लिया था, तो इसी खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आईन ए अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या फिर जीवित संत के नाम से जाना जाता है।
तो मैंने पहले बता दिया कि जो जिंदा पीर या फिर जीवित संत के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, और औरंगजेब को इसके अलावा विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है। तो आपको मालूम होगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। लेकिन यहाँ पर दूसरा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा गया है। तो कौन करवाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आलम शाह ने करवाया था, सॉरी आजम शाह ने करवाया था। आजम शाह के द्वारा दूसरा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर उस ताजमहल का नाम पूछा गया है, आखिर उस ताजमहल को क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। और यहाँ पर बीबी का मकबरा किसका मकबरा था, तो यह औरंगजेब की बीबी का मकबरा था, औरंगजेब की बीबी का मकबरा था, तो आपको याद रखना है। और जो आजम शाह था वह औरंगजेब का ही बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम क्या था, और मुमताज महल कौन थी, तो यह शाहजहां की बेगम थी, यानी कि शाहजहां की पत्नी थी, और इसी की याद में ताजमहल बनवाया गया था। लेकिन मुमताज महल का वास्तविक नाम पूछा गया है। तो मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो किसके द्वारा दिन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था, ऑप्शन ए। इसके अलावा अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, आपको यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे। तो किसके दरबारी संगीतकार थे तानसेन, तो इसका जवाब हो जाएगा वह अकबर के दरबारी संगीतकार थे, ऑप्शन सी। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो तानसेन का वास्तविक नाम या फिर असली नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह खालिस्तान के लिए बनवाया गया था। तो मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था या फिर किसके लिए बनवाया गया था, तो यह सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आखिर मयूर सिंहासन में क्या खासियत थी, तो उसमें कोहिनूर हीरा लगा था, और जो कोहिनूर हीरा लगा था वह कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वह आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। और कौन से खान से प्राप्त हुआ था, तो वह गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो किस शासक के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था, तो वह अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन सी। इसके अलावा सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो उस इतिहासकार का नाम था V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, इसके अलावा आपका ताजमहल का निर्माण करवाया। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आगरा का लाल किला है, आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, उसका निर्माण कौन करवाया था, तो उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर दिल्ली का लाल किला पूछा जाता है तो शाहजहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेकिन आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था।
यानी कि बेगम नूरजहां का असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा मेहरुन्निसा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बेगम नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो वह जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, लेकिन जो अनुवाद किया गया उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका जवाब हो जाएगा, उसका नाम रखा गया रज्मनामा। ऑप्शन बी रज्मनामा। और रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों का किताब, युद्धों की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर के शासनकाल के दौरान जिन्होंने भू राजस्व सुधार किए तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टोडरमल। ऑप्शन बी टोडरमल। और टोडरमल को राजा टोडरमल के नाम से भी जानते हैं, राजा टोडरमल के नाम से भी जानते हैं। और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेलपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उनके जीवन का अंत हो गया? तो किस शासक के बारे में लिखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हुमायूं के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन सी हुमायूं के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो सभी को मालूम होगा कि हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी? तो यहाँ पर रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, लेकिन किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।